लोकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत पहले तो। धन्यवाद मुस्तफा भाई, बहुत बहुत आपका। जैसे मैंने जिक्र किया प्राइवेट स्कूलों की खुली लूट के बारे में, अब पहले तो हम इसी पर चर्चा कर लेते हैं। जो बुक वाला खेल है, यानी कि जिस बुक पर जो है 100 रुपये प्राइस लिखा हुआ है, मान करके चलिए वो करीब 20 या 15 या इससे भी कम की ही होगी। और ऐसा नहीं है कि ये छुपी हुई बात है, ये एक बच्चे से लेकर अभिभावक से लेकर और सरकार में बैठे तमाम आला अधिकारी कर्मचारी और आपके जो शासन प्रशासन है, सबको इसका पता है, लेकिन बोलता कोई नहीं। ऐसा क्यों? दरअसल सरकारी स्कूल लूट का अड्डा सब कहते हैं। जी। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल, ये सारे लूट के अड्डे बन गए। मेरे मोबाइल में देखिए कार्टून है, आपके चैनल में दिखाई देगा। इसमें दो गुंडे बैठे हैं। जी। एक गुंडा कह रहा है कि बच्चों का अपहरण करके फिरौती वसूलना बहुत बुरा काम है, आप एक प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं खोल लेते? बड़ा संदेश छिपा है इसमें। ये एक तरह की विद्रूपता है हमारे इस एजुकेशन सिस्टम की, कि प्राइवेट स्कूल जो बच्चों को शिक्षित करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए थे, तो इनमें अगर ये स्थिति है, लूट की ये कंडीशन है, तो आप ये बताइए कि शिक्षा का स्तर क्या होगा? यानी कि आप समझ सकते हैं एक इससे बड़ा भद्दा कमेंट क्या होगा कि जो बच्चे को किडनैप करके फिरौती मांगता है, उससे कहीं बुरे वो स्कूल हैं जो हमारे बच्चों का भविष्य बनाने का ढोंग रचते हैं। राइट, मैं यही कहना चाह रहा था। दो गुंडे आपस में बात कर रहे हैं कि इससे अच्छा तुम प्राइवेट स्कूल खोल लो। यानी वो फिरौती वसूलने से भी ज्यादा खतरनाक इन्होंने स्कूलों की स्थिति बना दी। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि सबसे ज्यादा ट्रेंड टीचर, जो वेल एजुकेटेड वेल ट्रेंड टीचर है, वो सरकारी स्कूलों के पास है। और ये जो इनके यहाँ जो टीचर्स पढ़ाते हैं, शायद ही कोई बीएड हो, शायद ही कोई बीटीसी हो, हाई स्कूल पास, 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास, घरेलू परेशानियों से घिरे हुए महिला पुरुष जो भी हैं, 5-5, 6-6 हजार पे काम करने वाले। हालांकि नियम ये है कि उस प्रदेश में, जिस प्रदेश में आपका प्राइवेट स्कूल है, उस प्रदेश में सरकारी टीचर्स की जो तनख्वाह होगी उसी के बराबर आपको तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये समान काम समान वेतन, समान काम समान वेतन, ये नियम है। लेकिन उसके बावजूद भी जो इनके साथ शोषण टीचर्स का भी होता है, शोषण माँ बाप का भी हो रहा है, जो बच्चों का अभिभावक उनका भी हो रहा है। तो कमाई कौन कर रहा है? कमाई कर रहे हैं स्कूल के संचालक, स्कूल के मालिक। और कर किस काम पर है? एजुकेशन के नाम पे कर रहे हैं। तो फिर आप ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में नए शोध नहीं होते, हमारे देश में नई नई चीजें की खोज नहीं होती, हम साइंस बहुत पिछड़े हुए, हम विज्ञान में पिछड़े हुए, हमारे देश में हम आयात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी हम आयात करते हैं। तो भाई आपका जो स्टार्टिंग है स्कूल का एजुकेशन का, आप वहां तो देखो आपको क्या लूट मचाई है। सरकारी स्कूल की जहां तक बात है, अब ये एक फिनोमिना बन गया, बल्कि आश्चर्यजनक चीज है कि उन सरकारी स्कूल की तरफ माँ बाप बच्चों को भेजना क्यों पसंद नहीं करते? स्टेटस सिंबल की वजह से पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि ना फलाने का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल में फीस 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए है, और अगर हमारा बच्चा 100 रुपए की फीस में पढ़ेगा, क्या हमारा बच्चा 5,000 महीना की फीस में पढ़ेगा? और कुछ जगह आप देखेंगे 2-2 लाख रुपए सालाना फीस है 5, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे की इन स्कूलों में। बस एक चीज की कमी रह गई अब, कि कुछ दिन बाद वो ये बताएंगे स्कूल वाले आपके बच्चों को, क्या आपने खाना कहाँ से खाना है, आटा कहाँ से पिसवाना है, हमारे स्कूल से मिलेगा या फलानी दुकान से मिलेगा, बेसन कहाँ से खरीदोगे? ये चीज की कमी और रहेगी बस, बाकी सब तो सजेस्ट करते ही हैं। बनाए जाते हैं कि आपको जब एडमिशन कोई बच्चा अभिभावक अपने बच्चे का कराने जाता है, तो उसके लिए सामने बातें आती हैं कि भाई ये बिल्डिंग फीस है, किताबें आपने हमारे यहाँ से खरीदनी, आपने ड्रेस हमारे यहाँ से खरीदनी, टाई वगैरह हमारे यहाँ से खरीदनी, किताबें हमारे यहाँ से खरीदनी, और शिक्षा ये आपको बाहर से ट्यूशन लेना पड़ेगा इसके लिए। कितनी भद्दी बात है। और आपने कहा कि सरकारी में कोई नहीं पढ़ना चाहता, स्टेटस इतना गिरा हुआ है सरकारी स्कूलों का, हर कोई पढ़ाना तो सरकारी स्कूल में चाहेगा और पढ़ना प्राइवेट स्कूल में चाहेगा, तो ये स्तर भी तो गिर गया ना सरकारी स्कूल। सिस्टम कहां से खराब हुआ? ये कहते हैं, मतलब हम भाजपा का नारा सुनते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन वगैरह वगैरह, एक देश एक चीज सब। तो भाई आप एक देश एक सिलेबस क्यों नहीं करते? आप कॉमन एजुकेशन सिस्टम लागू कर दीजिए, आरक्षण भी खत्म कर लोगे आप। फिर आप 12 साल बाद आरक्षण खत्म कर दो। कॉमन एजुकेशन सिस्टम, यानी आपका पूरे देश में एक सिलेबस हो, आपका एक ही बोर्ड हो। आपको 3-3, 4-4 बोर्ड की क्या जरूरत है? एक आपका स्टेट का बोर्ड हुआ, एक आईसीएससी का बोर्ड हो गया, एक सीबीएसई का बोर्ड है, और भी शायद कुछ मदरसों का बोर्ड अलग है मेरे ख्याल से, कुछ अलग से, जहां तक मैं समझता हूँ। ऐसा क्यों है? आप 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त कीजिए, बिल्कुल फ्री कीजिए, प्राइवेट स्कूल बिल्कुल बैन कीजिए, जितने हैं उनको आप अधिग्रहण करिए, उनको सरकार के अंडर में लाइए। और अगर गंगों में कोई बीडीओ बैठता है
तो जो निकटतम स्कूल सरकारी वहां उसके बच्चे पढ़ने चाहिए। जब आपके हिंदू के बच्चे, मुस्लिम के बच्चे, पंडित के बच्चे, ठाकुर के बच्चे, गुज्जर के बच्चे, दलित के बच्चे, वाल्मीकि के बच्चे और एक आईएएस अफसर के बच्चे, बीडीओ के बच्चे या इंस्पेक्टर के बच्चे या किसी सरकारी अधिकारी के बच्चे एक ही स्कूल में एक साथ बैठ के पढ़ेंगे ना, तो ये जो समाज में विभाजन है, समानता आएगी। चूंकि बच्चे बड़े भोले मन के होते हैं, वो बीच में पढ़ेंगे, उनके बीच में सब चीजें खत्म हो जाएंगी। वो तो क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? जब आरक्षण का विरोध करते हैं ना कोई आदमी, तो मैं उनको ये बात बोलता हूं, भाई आप रिवर्स रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते? यानी जब आप 20 लाख रुपए देकर 50 लाख देकर एमबीबीएस की सीट खरीदते हैं, वो किसके लिए आरक्षण हुआ? वो आरक्षण लोगों के लिए, वो आरक्षण अमीर लोगों के लिए हुआ ना। ऐसे ही फिर ये आप इस आरक्षण के लिए क्यों चिल्लाते हैं? ये भी तो आरक्षण ही होगा ना एक तरीके का। तो आप एक तरफ अमीरों का आरक्षण तो आप सुविधा मान रहे हो, गरीबों के लिए, आप बच्चों के स्कूल के लिए आप सारा सिस्टम खराब कर रहे हो। तो मैं कह रहा हूं आप कॉमन एजुकेशन सिस्टम पे जाइए, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। एक तरफ तो समान बात की जा रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन, फलाना समान, लेकिन शिक्षा में इतना बंटवारा किया जा रहा है, यानी कि गरीब बच्चों के लिए शिक्षा के दरवाजे ही बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि महंगी फीस है। अगर किसी की कोई अच्छा परिवार है, अच्छा कमाता है, अच्छा खाता है, उसके लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं, वो तो 1 लाख भी फीस भर लेगा, 2 लाख भी भर लेगा। लेकिन जो दिन दिहाड़ी मजदूर है, किसान है, वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ा पाएगा? असमानता तो ये एक नीति के तहत फैलाई जा रही है ना। ये भी एक चीज है, वो तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। लेकिन आप पैसे वाले जो समर्थ है, आप उनकी बात सुनिए। अगर वो उसकी सालाना इनकम सपोज करो 10 लाख है और वो 2 लाख बच्चों के एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, यानी 40% आपने 20% आपने खर्च कर दिया, लेकिन वो 20% कहाँ जा रहा है? उस आदमी 20% हिस्सा कहाँ गया? वो किसी स्कूल संचालक के पास चला गया ना। और अगर उस बच्चों पे उसका खर्च फ्री हो या 10-20 हजार पे सालाना हो, तो पैसा कहाँ जाएगा? वो देश की जीडीपी में किसी और तरीके से लगेगा, वो कुछ और आगे उस पैसे का इस्तेमाल भी करेगा। तो ये यानी एक आदमी ने कमाई की, वो कमाई किसी खास हाथ में चली गई, तो पैसे का असमान वितरण का सिस्टम भी तो बनता है। खाली यही नहीं है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव सारे देखने पड़ते हैं। कुल मिलाकर के ये जो प्राइवेट स्कूल का सिस्टम है, ये बहुत गलत है। ये टोटली अगर देश को आपको तरक्की पर लेके जाना है, तो आपको ये तो बंद करना ही करना पड़ेगा। अब आईसीएसई बोर्ड है, किसके लिए है भाई? आईएएस अफसर के लिए, पीसीएस अफसर के लिए, बड़े अफसरों के बच्चों के लिए। क्योंकि वो अगर यानी अगर वो मार्च में ही किसी का ट्रांसफर होता है, तो दूसरे स्कूल में चला जाएगा, उधर के पूरी मार्कशीट वहां चली जाएगी, उसके टोटल रिकॉर्ड वहां पहुंच जाएगा। आईसीएसई बोर्ड में सुविधा है। सीबीएसई बोर्ड है, किसके लिए भाई सीबीएसई बोर्ड? जोत क्या पड़ी है? वो भी तो यहीं से बच्चे पढ़ के जा रहे हैं, हमारे समाज के बच्चे जा रहे हैं वहां। लेकिन वो यानी आपने यही विभाजन कर दिया समाज में कि ये कुछ खास इलीट वर्ग का बच्चा है जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ेगा, उससे ऊपर इलीट वर्ग का बच्चा आईसीएसई बोर्ड में पढ़ेगा। और जो आम है वो यूपी बोर्ड पढ़ लेगा, मध्य प्रदेश बोर्ड पढ़ लेगा, बिहार बोर्ड में पढ़ लेगा। हम भी तो यूपी बोर्ड से पढ़ेंगे। हम अब आज के बहुत सारे अफसर हैं, आईएएस अफसर पहले यूपी बोर्ड से पढ़ के निकलते थे। सीबीएसई बोर्ड में क्या खूबी है? भर भर के नंबर दे रहे हैं आप। स्कूल के लिए अगर कोई संस्था रजिस्टर्ड होती है, तो उसके नियम ये बताए जाते हैं कि स्कूल एक ऐसी चीज है, वो एक आय का स्रोत नहीं है, वो सामाजिक सेवा का है। अगर आप स्कूल से कोई अर्निंग कर रहे हैं, तो वो अपने पर्सनल यूज में नहीं ले सकते। इसको जो है आप बिल्डिंग बना सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, ये एक समाज सेवा का कार्य हुआ। लेकिन आजकल लोगों ने जो है इसको कमाई का धंधा बना लिया। अब कोई भी संस्था रजिस्टर कराएगा, 4 कमरे बनाएगा और फिर लूट शुरू कर देगा। और इस लूट का, इस सारे सिस्टम का ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन सरकार तमाम दावे करती है, भाई हम रेवड़ियाँ बांटती है एक किस्म से, हम 5 किलो अनाज देंगे, हम 10 किलो अनाज देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे, तमाम तरह की। लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं। इसकी वजह क्या है कि इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा? और बावजूद इसके कि राइट टू एजुकेशन लेकर आई थी मनमोहन सरकार, शिक्षा का अधिकार, ये जो मिड डे मील वगैरह है ना, इसके पीछे भी एक अवधारणा थी कि गरीब परिवार के बच्चे हैं और अगर वो उन्हें खाने पीने दिक्कत है, तो स्कूल में मिड डे मील की सुविधा की, ताकि बच्चा स्कूल से घर ना जाए, उसे भोजन की व्यवस्था दोपहर को हो, घर पे है कि नहीं है, पौष्टिक आहार भी मिले। कुपोषण के शिकार हैं गरीब लोग बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बावजूद ये सिस्टम है। अब थोड़ी देर पहले आपने स्कूल की किताबों का जिक्र उठाया था, महंगी फीस का उठाया, सब जो जिक्र उठाए थे। ऐसा नहीं है, नियमावली है सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, सबके लिए है, लेकिन जो को लागू करेंगे वो कौन लोग हैं? जैसा अभिभावक संघ, इसका एक पूरी नोडल कमेटी होती है, नोडल अफसर का डीएम होता है जिले का, उसका अधिकार है उसके पास बहुत सारे। यहां तक सिस्टम है कि जो प्राइवेट बसें जो बच्चों को लेके जाती है ना, इनमें सीसी कैमरा से लेकर हर चीज होनी चाहिए, इनका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। कुछ भी नहीं होता। आप ई रिक्शा बच्चे को नहीं भेज सकते स्कूल, ना टेम्पो में जा सकता बच्चा स्कूल, नियम है, लेकिन नहीं, धज्जियां उड़ रही हैं, धज्जियां उड़ रही हैं।
बहुत साल पहले मुझे याद है एक बार यहाँ एक एक्सीडेंट मोबाइल में हुआ, भी ठूस ऐसे ठूस दिए जाए जैसे जानवर। आपके बच्चों को देखना उसमें ऐसा लगता है जैसे कि जानवर भर रखे हों किसी गाड़ी में, इस तरह ठूस ठूस के भरते हैं। सारा बचपन छीन लिया बच्चों का। 10 किलो का बच्चा है, 12 किलो का बैग है पीछे कमर पे, उसके पीछे ये है कि ज्यादा किताबें होंगी तो ज्यादा महंगे बैग बंधेगा और कमाई ज्यादा होगी, और बच्चे का भविष्य ही खराब प्राइवेट कर देगा। वालों ने तो लूट की में बेशर्मी कर दी, हर साल सिलेबस बदलते हैं। ऐसा एनसीईआरटी नहीं, अगर मेरा बच्चा अब एक समझो 5 क्लास में है और इससे सेकंड बच्चा 4th क्लास में है, अगले साल उसकी किताबें यूज कर ले, ऐसा भी नहीं है, अगले साल नई ही खरीदनी पड़ेंगी। हमारे आपके जमाने में होता था ना ऐसा, जी सेकंड हैंड किताबें खरीदते, हम अपनी किताबें दूसरों को देते जो जी पीछे जी आ जी रहे जी हैं, जी। तो अब खर्च ऐसा नहीं है। खर्च बचता था। अब ये क्या करते हैं, हर साल सिलेबस बदलते हैं। सिलेबस नहीं बदलते, किताबें बदलते हैं। प्राइवेट उनके प्रकाशक हैं, जिसके प्रिंटर्स मुद्रक साहब प्राइवेट हैं। एनसीईआरटी की किताबें वो मिलती नहीं है टाइम पर, वो मिलती है जाके अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, वो जाके सितंबर अक्टूबर में आती है किताबें। काफी समय निकल जाता है। हाँ, वो आती भी नहीं है। तो किसकी वजह से नहीं आती? सरकार की वजह से नहीं आती। सरकार को क्या है, सरकार ऐसा क्यों नहीं कर पा रही, क्यों शिकंजा नहीं कस पा रही? अरविंद केजरीवाल किसी हद तक शिकंजा कसने में क्यों कामयाब हो गए, बाकी सरकारें क्यों नहीं कस पा रही? कोई तो वजह होगी ना कहीं। पिछली बार जब योगी जी पहली बार सीएम बने थे तब एक चर्चा उठी थी कि इनके खिलाफ कोई नियम ऐसा बनेगा कि ये लूट रुक जाए। वो महीना 2 महीना तो चर्चाओं में रहा, खूब लोग उत्सुक थे कि भाई अब इस लूट से छुटकारा मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या फिर वो तुरंत दब सी गया मामला। कि इसके पीछे क्या मानते हैं आप? जितनी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ज्यादातर स्कूल, बड़े बड़े स्कूल, टीपीएस वगैरह से जितने बड़े स्कूल है वो किनके हैं भाई? इन्हीं लीडर्स के तो हैं। सरकार में बैठे लोग हैं। सलमान खुर्शीद के कितने स्कूल में पता करो। दिल्ली पब्लिक स्कूल जो है बहुत बड़ा स्कूल है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उनकी फ्रेंचाइज बिकती है कई करोड़ में। पता तो करो संचालक मंडल में कौन है, कौन कौन कांग्रेस लीडर है। और जो कुछ भाजपा के भी स्कूल ऐसे हैं, बल्कि बीजेपी ने कोचिंग सेंटर भी स्टार्ट कराए हैं सबने। तो उनके बड़े बड़े लीडर तो स्कूल, और वहां इनका कोई कांग्रेस बीजेपी का भेद नहीं है, सब एक है। अब कोई भी आए, हाँ, उसमें सब एक है। ये भाजपा के नेता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, सब एक पूरा पैरेलल सिस्टम है एजुकेशन का, जो सरकार से अलग चलाया हुआ है। सरकार का आप बजट दे रहे हो, बजट भी, हालांकि अब तो बजट में कटौती हो रही है लगातार, एजुकेशन के बजट में कटौती है, शर्मनाक लेवल का बजट है इंडिया का। आप विदेशों को, बाकी देशों, उन्नत देशों को बजट देखिए आप एजुकेशन बात करते हैं विश्व गुरु की, तो ऐसे बनेगा ना? की। जोक है भाई, मजाक है, कुछ भी कह लो, कुछ भी कह जिस सकते चीज हैं से आप। विश्व गुरु बनना है शिक्षा से, उसको तो आप इतनी महंगी कर दिए जा रहे हो, और बल्कि बांट दिया। गरीब बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता आने वाले टाइम में। देखो, हमारे जब यूक्रेन में युद्ध हुआ, कितने बच्चे वहां पढ़ रहे थे मेडिकल में? अब एक बात बताइए, अगर एक बच्चा इंडिया में, अगर एक बच्चा मेडिकल एमबीबीएस करता है, लगभग 1.5 करोड़ में पढ़ता है, ज्यादा में पढ़ता है शायद। विदेश में 60, 70, 80 लाख में पड़ जाता है वो। क्यों भाई, आप यहाँ नहीं करा सकते क्या? जितना इतनी विदेशी मुद्रा विदेश में जा रही है, हमारे कामगार केरल के कहाँ कहाँ विदेशों में जाकर पैसा कमा कर विदेशी मुद्रा घर भेजते हैं। आप जो अमीर लोग हैं वही तो कर रहे हैं इस काम को। आप उस मेहनत से कमाई विदेशी मुद्रा को आप विदेश भेज रहे हो पढ़ाई के नाम पे, तो सरकार कर क्या रही है? कितना घातक है देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी। इस पर ध्यान क्यों नहीं है भाई? बहुत जरूरी है, अगर देश को उन्नत बनाना है ना, असली विश्वगुरु ऐसे बनता है कि आप जो कोर, जो मूलभूत चीजें उन पर ध्यान दें। देखते हैं सरकार बदलेगी, राहुल गांधी की सरकार जैसे वो कह रहे हैं सड़कों पे हम ये करेंगे, ये वो भी गारंटी दे रहे हैं, मूल चीज पर नजर उनकी भी नहीं है। वो जो ग्रेजुएट हो जाएगा उसको 1 लाख दे देंगे सालाना, महिलाओं के खाते में 1 लाख डाल देंगे, ठीक है, आपकी जो जीडीपी है उसको उछाल आप दे देंगे, लेकिन मूल चीज पे आप क्यों नहीं जा रहे हैं कि एजुकेशन में हमने क्या क्या रिफॉर्म करने? अब वहां तो जाइए, वहां नहीं जा सकते। वो भी एक कॉकस है जिसका शिकंजा है पूरे सिस्टम के ऊपर, बदल ही नहीं सकते। हम सरकार को तो हम कोस रहे हैं, दरअसल जो हम भुक्तभोगी हैं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं और ये दंश झेल रहे हैं, शायद हम भी ऐसी डिमांड सरकार से नहीं चाहते। हम भी किसी और हिंदू मुस्लिम मैं बता उसी चीजों में उड़ कर रहना चाहते मैं हैं। बता रहा हूँ, क्या हम नहीं चाहते कि मेरा बच्चा, दलित बच्चे, अरे यार मेरा बच्चा, अच्छा मैं इतना अच्छा अवसर रख रहा हूँ, दलित बच्चे के साथ पढ़ेगा, वो जिसके कपड़ों से बदबू आएगी, क्यों आएगी भाई बदबू जब सिस्टम बनेगा? हम इसलिए नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। एक ये सिस्टम चलता है, यानी आप विभाजन की दिशा में शुरू से खुद ही चलते हैं। वो जो है फिर बच्चों में जाएगा, फिर आप चिल्लाते हैं फलानी सरकार ने तो आपस में विभेद पैदा कर दिया, फलानी सरकार ये करी। सरकार को पूछने से पहले खुद भी देख लो भाई आप क्या कर रहे हो। हालांकि क्या रहे हो सरकार से आप भी? मैं फिर भी एक बात कहता हूँ, सरकार अगर बुद्धिमान है इन चीजों पर ध्यान दे सकती है। इन चीजों में सबसे ज्यादा तेजी में ध्यान दिया गया था पहली सरकारों में, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के टाइम तक भी दिया गया था, क्योंकि राजीव गांधी ये लेके आए थे नवोदय वगैरह, वहां तक तो था, उसके बाद ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद तो सब कुछ आपने प्राइवेट, बजट भी गिरता चला गया, प्राइवेट के भरोसे छोड़ दिया, सब निजी क्षेत्र के भरोसे छोड़ दिया गया। निजी स्कूल पहले भी थे लेकिन इतने नहीं थे, हमारे सरकारी स्कूल थे वो बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहे थे।
और आज नियम के तहत भी चल रहे थे, अब तो कोई नियम सब धज्जियां उड़ रही सब है। खत्म कर दिया, सब आपने क्रोनी कैपिटलिज्म के भरोसे छोड़ दिया। जब आप एजुकेशन और हेल्थ को भी वहां छोड़ दोगे ना, तो फिर तो आप देश का सत्यानाश समझे। और लोकतंत्र है ही इसलिए हर 5 साल में चुनाव होता है, ताकि अगर कोई तानाशाही करे किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी की भी सरकार हो, और आपकी बुनियादी मुद्दों पर अगर कोई खरा नहीं उतर रहा, तो उससे मांग करें और अगली बार ऐसा कोई चुने। लेकिन नेता को चुनने में, सरकार को चुनने में भी हम कुछ और ही देखते हैं शायद। हमारे अंदर के जो भरे हुए ना, मनों में विकार भरे हुए हैं, हमारे मनों में जहर भरे हुए हैं, वो सामने आते हैं, हम उसके आधार पर सरकारों को चुनते हैं। ढंग के आदमी को चुनता कौन है? अगर यहाँ पे मैं अगर खड़ा हूं, मैं लगातार को भी नहीं एजुकेशन में सुधार होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन्हें मुझे पागल बताएंगे। मैं अगर सुधार की बात करूं, आपने एक कोशिश की थी, आपका विरोध किसने शुरू किया था? आपने बहुत मूलभूत बात उठाई थी, बहुत सटीक बात थी, उसका बहुत गहरे असर होने वाले थे समाज में, लेकिन मुझे अब पीछे हटना पड़ा। विरोध किसने किया? धमकियां तक दी गई आपको, जान से मारने धमकी भी शायद एक जगह से मिली थी, कई जगह से मिली है। तो कौन? तो सरकार की तो कोई गलती नहीं है ना उसमें, गलतियां किसकी है? हमारे अंदर के मनोविकार, बना ही ऐसा दिया गया। हमारे अंदर के मनोविकार, हमारे अंदर के जहर, वो जो मनों में घुला हुआ है ना, वो सब सामने आता है। हम खुशी किसी और तरीके से जीना चाहते हैं, बस कुछ पता नहीं क्या। तो फिर तो ये चीजें सामने आएंगी। जब हम खुद नहीं सुधरे तो भैया दूसरों को क्या सुधार देंगे? लेकिन फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं, सरकार जब किसी देश की जनता को चाहती है ना, उस दिशा में ले जाती है। ऐसा नहीं है, तो सरकार अगर चाहे, सरकार के पास पावर्स भी होती है, एक इन्फ्लुएंस प्रभावित करने का पूरा सिस्टम भी होता है। पहले सरकारों ने किया भी तो है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन अब सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। जनता की तो शुरू से नहीं थी, लेकिन सरकार चाहे तो जनता को उधर ले जा सकती है, सरकारें भी नहीं चाहती। तो क्या होगा, कैसे हो सकता है सुधार? सुधार कोई रिवोल्यूशनरी लीडर आ जाए जो वाकई में ईमानदार सोचे कि मूलभूत कमजोरियां कहां हैं। मेरा मानना यह है कि हम चुनाव सुधार की, फलाना सुधार की बात करते हैं, तीन चीजों पे तो जबरदस्त ध्यान देना पड़ेगा। तीन में दो पे, दो चीज तो आपको प्राइमरी में रखनी पड़ेगी, एक एजुकेशन और एक आपका न्यायिक सुधार, जुडिशरी। इन दो चीजों में तो आपको जबरदस्त रिवोल्यूशनरी की जरूरत है, बिल्कुल सुधार होना चाहिए, आमूल चूल परिवर्तन की स्थिति आनी चाहिए। जुडिशरी में भी आपको सबको पता है क्या होता है, जब आप जिला अदालतों में जाते हैं तो वहीं जज साहब बैठे रहते हैं, वहीं पेशकार 10 रुपए रिश्वत लेते हैं, 5 रुपए शुरू थे, मुझे 50 का पता है, अब चलती है। तो कहां बचे वही न्याय व्यवस्था? वो तराजू कहां गई न्याय की? ऐसी एजुकेशन का सिस्टम है, न्याय महंगा और देरी, खत्म ही है मामला। का न्याय हुआ फिर? अब तो हाई कोर्ट तक बेस्ट बताने लगे लोग बाग, सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसे सिस्टम। 20 साल बाद जो है बाइज्जत बरी हो रहे हैं लोग, मेरे याद है, जेल काटने। मैं नाम नहीं बताऊंगा, गंगो में एक बार एक मर्डर हुआ था और बड़ा चर्चित मर्डर रहा था। वो मामला उन्हें सजा हुई थी, यहाँ से हाई कोर्ट से स्टे पे है, मेरे ख्याल से वो अब तक तो दोबारा लाइन पर लगा नहीं, उनकी डेथ ही हो गई। आरोपी नहीं बचे, कोई भी चले गए, मामला भी हाई कोर्ट में लंबी थी, वो लिस्ट में कहीं पता नहीं कहां था पड़ा है, हजारों लाखों केस ऐसे ही पड़े हैं। लेकिन चलो, अगर एजुकेशन सुधरेगी तो न्यायिक सुधार भी होने खुद शुरू हो जाएगा। जब अच्छे एजुकेटेड लोग पढ़ के आएंगे तो उस तरफ ध्यान भी देंगे। बाबा साहब जैसे लोग तो, अम्बेडकर जैसे, नेहरू जैसे तो विदेश में पढ़ के आए थे, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, वो अच्छी चीज लेके आए। आज जैसी शिक्षा है तो वैसे रिजल्ट आ रहे हैं भाई सामने। पढ़े लिखे लोग चुनने होंगे हमें संसद भेजने के लिए। हाँ, अगर चुन पाए तो। अब मैं आपको बताऊं, इकरा हसन अभी सांसद का चुनाव लड़ी है, मैं क्यों उनकी तरफ थोड़ा मुझे अच्छा लगता है कि वो एजुकेटेड पढ़ी हुई लड़की है। शायद मैं देखना ही चाहूंगा कि वो सदन में जब बोलेंगे, अगर चुनाव जीत के सांसद बनती, जब सदन में बोलेंगी तो एजुकेशन को लेके उनका क्या नजरिया रहेगा, इस कॉमन एजुकेशन सिस्टम को लेकर, सरकारी स्कूल की हालत को लेकर के या प्राइवेट स्कूल की लूट को लेकर वो संसद में कितना मुखर होंगी, मुझे ये देखना है। और अगर वो हुई तो मुझे लगेगा कि हाँ, हमने सही सांसद चुन लिया। अभी चुनाव बाद मैंने सवाल भी किया था उनसे शिक्षा के बारे में कि अगर आप चुनेगी तो क्या करेंगे। उन्होंने देखिए, उन्होंने बताया कि हमारी माता जी इतने स्कूल लेकर आए, ये मुद्दा नहीं कितने स्कूल लेकर आए, पिछली बात छोड़िए ना, आगे क्या कर पाएंगे उस पर तो देखो चुनने के बाद ही। हाँ, मैं वो तो कह रहा हूं, मुद्दा ये नहीं कि कितने स्कूल ले, मुद्दा ये है कि जो सिस्टम में डिस्टर्बेंस है उसमें आप कितना सुधार करा सकती हैं। ऐसा नहीं पढ़ी हुई लड़की है, बोलने वाली है, संसद चाहे हिला सकती है संसद को। वो अगर संसद से बनते हैं कानून, अगर संसद में लगातार इस बात को रखेगी तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल क्यों नहीं होगा? लोग और भी साथ देंगे। पार्टी अगर इस बात को ले आएगी अपने मैनिफेस्टो में तो और लोगों को समर्थन भी मिलेगा, तो चाहे तो करा सकती है। सांसद लगभग भाई 15-20 लाख लोगों का, वोटर्स का एक सांसद प्रतिनिधि करता है। संसद में 543 में से एक वो भी होगी, अगर चुन के जाएगी तो चाहेगी तो बदल सकती है। और उम्मीद भी हम यही करेंगे कि हमारा कोई भी सांसद हो, किसी भी क्षेत्र से सांसद हो,
खास तौर से जो संसद पहुंचेंगे, मेरी सभी से अपील है, जो भी सुन पाए हमें, कि इस ओर कृपया ध्यान जरूर दें, क्योंकि गरीब बच्चे तक शिक्षा का पहुंचना आने वाले समय में बहुत ही मुश्किल हो रहा है।